को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, और एक इस ट्रक की बत्ती काफी खतरनाक है। वो चाह रहा है कि एक झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाए, और अगर कोई आम आदमी सड़क पे या कोई और ये काम कर रहा होता तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैसियत से जब ये काम किया जाता है तो पूरा मुल्क का नुकसान होता है। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। हम पूछते हैं, अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ के साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी रखी गई थी, जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए थे। उससे पहले 3 साल से ये मुल्क गवाह है कि हम किस तरीके से इस सियासी जद्दोजहद में शरीक हैं। तो क्या हमें पहले से पता था कि आपने रशिया जाना था? क्या हमें पहले से पता था कि रशिया ने जंग करना था? क्या हमें पहले से पता था कि यह आलमी साजिश बन रहा था? मैं हमेशा कहता हूं खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है, कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या यह हमारा तोहफा है या यह आलमी साजिश है। हक़ाइक़ ये है कि ये एक सियासी कदम के नतीजे में हम इस अदम एतमाद के नतीजे पे पहुंचे हैं। हमारा कहना यह है कि ये तारीख में पहली बार हो रहा है, और इसलिए कि तारीख के पहली बार हो रहा है, हम सबको ना सिर्फ इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा अदम एतमाद एक पुरअमन और मुनासिब तरीका से हो जाए। इसलिए पाकिस्तान की तारीख में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाना, वो या गैर कानूनी या गैर आईनी या एटलीस्ट गैर जमहूरी तरीके रहे हैं, और ये वाहिद जमहूरी आईनी पार्लिमानी तरीक़ेकार है। ये वाहिद पार्लिमानी आईनी तरीक़ेकार को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, पाकिस्तान की किस्मत के साथ ना खेला जाए, और वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी और को नहीं खेलने दूंगा का धमकियां देने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। आपके झूठ के जवाब हम हर दिन दे सकते हैं। इस प्रोसेस के हम इज्जत करते हैं, इसलिए हम जमहूरी लोग हैं। आपका और हमारा इख्तिलाफ, एतराज किस बात पे है कि आप एक सिलेक्शन के नतीजे में इस कौम पे मुसल्लत किया गया। उस सिलेक्शंस की वजह से मुल्क के सारे इदारे मुतनाज़ा हुए, और उस सिलेक्शंस की वजह से जो मुआशी और खारजा पॉलिसीज अपनाई गई वो सिर्फ और सिर्फ आपके थे, पार्लियामान के कंसेंसस के बगैर थे।
और यही वजह है कि हम आज इस क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। जब हमारा अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, आप सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं रहते हैं, तो मेरा और आपका झगड़ा खत्म है। लेकिन जब तक आप एक गैर जमहूरी किरदार अपना रहे हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ जंग तो रहेगा। मेरा अपील है इस मुल्क के सारे सियासी जमातों से, इस मुल्क के सारे इदारों से, हमारा स्पीकर साहब से, कि अब वक्त आ गया है कि सब होश के नाखून ले। हम सब के लिए एक मौका है, मुल्क के लिए एक मौका है कि जमहूरियत का बहाली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए, और अगर हम वो 2018 का सिलेक्शन का दाग धोना चाह रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी ले आना चाहते हैं, तो वाहिद तरीक़ेकार ये है कि अदम एतमाद हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, साफ शफाफ इलेक्शंस हो, नया मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत मुंतखब हो, और जो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो हुकूमत मैंडेट के साथ उन मसाइल का हल करेंगे। अगर इस जमहूरी तरीक़ेकार में गड़बड़ होता, अगर हमारा आईनी जमहूरी प्रोसेस में इस वक्त आइन का खिलाफ वर्जी या कानून का खिलाफ वर्जी या ऐसा कोई गैर जमहूरी काम हो जाता है, तो एक खतरा है कि पाकिस्तान का अगला 20 साल इसी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से गुजरेंगे। कोई भी ये नहीं चाहता है, और सिर्फ एक खान का, एक इमरान का अना की वजह से, रोना धोना की वजह से हम पाकिस्तान की किस्मत को इस किस्म का खतरा में नहीं डाल सकते। हम इमरान खान का हर इल्जाम, हर झूठ, हर कोशिश का जवाब देना जानते हैं। ये एक मौका है, और इस मौका का फायदा पूरा मुल्क और कौम को उठाना चाहिए। संडे वोटिंग है, और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। सर, आपने कहा 20 साल इसी तरह गुजरेंगे। आपने कहा तरीके अदम एतमाद में अगर कोई गड़बड़ हुई, आई के खिलाफ बात हुई, तो 20 साल इस तरह गुजरेगी। सर, इसको थोड़ा सा तफसील कर दें। क्या मार्शल लॉ की आप बात कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसे एज इन मार्शल लॉ का खतरा तो पाकिस्तान का तारीख अपनी जगह। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक क्वागमायर में, हम अभी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मुआशरे, हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, और इससे निकलने के लिए जो एक मौका हमारे सामने है वो ये अदम एतमाद और जमहूरी प्रोसेस है, जिससे जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल 2018 के सिलेक्शंस में हुए थे, वो पैदा हुए, वो एड्रेस हो सकते हैं, और हमारा ऐसा जमहूरी कानूनी आईनी सिस्टम हो जो आगे जाके साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में एक ऐसा मैंडेट वाला हुकूमत लेकर आए जो हमें इन मसाइल से निकाल सके। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से हमारा प्रोसेस जमहूरी तरीके से, जो खान साहब धमकियां दे रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, वो ये करेगा, वो हर दिन कोई नया धमकी आता है ना, ये बचकाने बात है। अगर खान साहब एक ऑनरेबल आदमी होता, वो ऑनरेबल अंदाज से अपना ये हार मान लेता और आगे बढ़ता, और अब भी उतना ही इम्कान है कि वो जितना भी चीखे और जितना भी रोए, हम इसी तरीके से निकले। लेकिन अगर खुदा खास्ता ये इतना इस हद तक कोई गैर कानूनी कदम उठाया जाए, हमें ये मौका ना मिले कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अदम एतमाद का प्रोसेस से गुजरे, तो खदशा ये है कि ये जो बहरान आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पिछले 3 साल से, कि वो काफ़ी देर तक ये बहरान किसी न किसी नतीजे में आ सकता है।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंदिया दिया 1 लाख आदमी जमा करने का, उसके बाद हमको ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई हंगामा आ रही होगी जिसको बुनियाद बनाकर स्पीकर इतवार को वोटिंग का प्रोसेस जो है उसको डिले कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो फिर आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? यही गैर जमहूरी और गैर आइनी एक हरकत होगा। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इस किस्म का काम तो होना ही नहीं है, और हम सारे पार्टीज पाबंद हैं कि हम अपना फोर्स के थ्रू और इस तरीके से थ्रू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस किस्म का ख़तरा पैदा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर। आज वज़ीर-ए-आला KPP की ऑडियो सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर वो लोगों को कह रहे हैं कि तमाम हलकों में आप अपने जो मिनिस्टर्स और MPs हैं कि आप बाहर निकलें और एहतजाज करें, जो लोग PTI छोड़ के गए हैं उनको गद्दार डिक्लेयर करें और बाकायदा वीडियोस बना के PDF को जारी करें, और उसको उन्होंने ऑन भी किया है कि छाछ में सब जायज़ है। अब तो वो मारामारी और अनारकी शुरू भी होगी। ये इस किस्म की गैर संजीदा कदम जो वज़ीर आला उठाए या वज़ीर आज़म उठाए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग तो काबिल ही नहीं हैं इन जो ओहदा जो वो संभाल रहे हैं वो इन ओहदे के लिए काबिल नहीं हैं। इस किस्म का कॉल देना या धमकी देना ये ना सिर्फ उस वज़ीर आला साहब को ख़तरा में डाल सकता है कानूनी और लीगली, मगर ऑब्वियसली एनर्की और वायलेंस इसके नतीजे में फैल सकते हैं। मैं इस पर एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 6 है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट काफ़ी क्लियर और बड़ा वाजे अंदाज में लिखा गया है और उसका काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। इट इज़ वो जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में कोई मुदाखलत करने की खतरा या सैबोटाज करने की बात है, वो काफ़ी ब्रॉड है। और मैं ख़ास तौर समझता हूँ कि जहाँ जिक्र है कि बाय यूज ऑफ फोर्स और बाय शो ऑफ फोर्स of any other under constitutional means our constitution is undermined, वो क्लॉज इसी किस्म की बात को कवर करेगा कि अगर साथ साथ हम मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन करवा रहे हैं वज़ीर आज़म का हमारा आइन के कानून के तहत और उसको सैबोटाज करने के लिए और display of force to try and undermine or deter that constitutional process or our constitution, तो आपको ये तो जो आप शायद अभी वो समझ रहे हैं कि सिर्फ एंटी टेररिज्म का पर्चा उन पे कटेगा या वायलेंस का पर्चा, उन पे तो आर्टिकल 6 कटने वाला है। और ये ना सिर्फ वज़ीर आज़म पे, वज़ीर आले पे, वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोग लेकर आके इस किस्म का एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, मगर अगर जैसे आप कह रहे थे कि स्पीकर साहब इस किस्म की बुनियाद पे कोई गैर आईनी काम करे तो वही आर्टिकल 6 उन पे लगेगा और जो आर्टिकल 6 का सजा है वो वाज़ेह है और वो आपके सामने। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, उसमें नाम तजवीज़ किया गया है हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला की। क्या आप लोगों के साथ भी मशावरत हुई? और आज पंजाब का इजलास पीपल्स पार्टी का आपने बुलाया हुआ था, आप लोगों की मशावरत क्या हुई? पंजाब में जो तब्दीली हमारा पंजाब का जो मशावरती इजलास है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने रखा गया है और हम यूनाइटेड ऑपोजिशन के साथ है और हमारे सारे जो फैसले हैं वो मशावरत के साथ होंगे। तो जैसे ही मैं अपना पार्टी से मशावरत करता हूँ तो वो फिर PMLN के साथ एंगेज करें। अच्छा चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ने ये मुतालबा किया था कि अगर हक असली है तो कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए और फिर अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया, तो उसमें इससे मैं इस पर थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। अस्करी इदारे मौजूद थे या नहीं, लेकिन मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलामिया आया गया उसमें They're two different things. They're two different. नहीं आपको confusion है, एक तो मैं आपको clarify करूँ।
एक उनका नेशनल सिक्योरिटी इजलास है और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है नेशनल असेंबली में। इन दोनों इजलास का हमें नहीं बताया गया। जो नेशनल कमेटी का इजलास है नेशनल असेंबली में, जो उनका मीटिंग के बाद हुआ था, उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। हमें न्यूज़ में पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे पास वो इन्विटेशन नहीं आया। जैसे हम नेशनल असेंबली में एंटर हो रहे थे टू स्टार्ट द डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब हमें दिखाया गया कि ये तो इजलास करेंगे। और पहले उन्होंने कोशिश ये की कि नेशनल असेंबली से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से भागने के लिए और हमारा डिबेट से भागने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि नेशनल असेंबली फ्लोर को इस्तेमाल किया जाए वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास के लिए। जब ये मोशन प्रेजेंट हुआ और ऑपोजिशन का तादाद इसलिए अक्सरियत में है आजकल, हमने उस मोशन को डिफीट किया, तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किसी और कमेटी रूम में चला गया और हमारा इजलास चलता रहा। हमने बहुत कोशिश की हम अदम एतमाद पे या डिबेट करें या वोट करें, मगर फिर किसी और फ्लिमजी ग्राउंड पे स्पीकर साहब ने सेशन से भागा। जहां तक ये खत की सवाल है, हमारा ये पोजीशन है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है, अगर बुलाना ज़रूरी भी था इस खत के बारे में, तो ये मंडे में भी बुलाया जा सकता था। और जो इस वक्त वज़ीर आज़म के पास ना अक्सरियत है, हमने साबित कर दिया है कि अक्सरियत नहीं है, अदम एतमाद जमा हो चुका है और हमारा प्रोसेस जारी है, तो गैर मुनासिब है कि इस किस्म के फोरम्स बुलाया जा रहा है और फिर नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल to try and undermine a democratic no confidence motion and create this red herring propaganda message for the public. तो खान साहब को बिल्कुल इस किस्म का मीटिंग को, अगर वो एक अपना ओहदा को सही तरीके से संभाल रहा होता, तो वो कभी ये कदम नहीं करता। अगर वो अपना जात से आगे खान साहब को कुछ नजर आ रहा होता, तो वो कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फोरम है उसको इस तरीके से, सियासी तरीके से इस्तेमाल करूं। हम तो अगर जंग जाने की जरूरत है, अगर मुल्क का वाकई ही कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, तो तब सिर्फ इस किस्म की मीटिंग्स को बुलाना जाना चाहिए और गैर मुतनाज़ा इसलिए रखना चाहिए ताकि तारीख के लिए, हमेशा के लिए ये गैर मुतनाज़ फोरम्स हो, जहां हम कंसेंसस के साथ, इन फोरम्स के फैसले के साथ भी एंगेज किए जाते हैं और हम अपना सियासत से अलग रखें। मगर अफसोस की बात यह है कि अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स ने उस फोरम को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और वो हमारा खारजा पॉलिसी को, ही इज विलिंग टू सेट द फॉरेन ऑफिस अप इन फ्लेम्स। बट जो भी हो, कोई बहाना मिले, कोई बयानिया मिले जिससे मैं एक थोड़ा सा सियासी शहीद लगे, इस पे हम खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे। इसने एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी का फैसला लिया ही नहीं पिछले 3 साल में जिसका आप तारीफ कर सके। आप अगर खान साहब का भारत का फॉरेन पॉलिसी देखें तो पहले दिन से लेकर आज तक कंफ्यूज रहा है। अभी भी हमारा वजीर आज़म तनकीद तो करता है मियां नवाज शरीफ साहब कि वजीर आज़म मोदी रायबन चल के आया था। एटलीस्ट मोदी तो चल के आया था नवाज शरीफ साहब के पास, उसके फौरन बाद इमरान खान ऑपोजिशन में होते हुए चल के गया था मोदी तक और वो मोदी का वाह वाह करता रहा। मैं ही था जो कहता था कि मोदी से ये उम्मीदें ना रखे। ये लोग उनके पीछे वाह वाह करते थे, यहां तक कि जब इलेक्शन हो रहा था और भारत के अवाम का मौका था कि वो अपने आप को मोदी से निजात दिलाए, तो कौन चीफ पोलिंग एजेंट बन के सामने आया? मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहता है कि वो मोदी जब जीतेगा तो ये कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात होगा। याद नहीं है?
फिर जब कश्मीर पे तारीख के सबसे बड़ा हमला हुआ और पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान खान की तरफ उंगली उठाकर कह रहे थे कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, फिर वो शुरू हो गया कि मोदी तो बड़ा है और बुरा है और पता नहीं आरएसएस का क्या है, और फिर उसका ख्याल आया। और जब उसका कुर्सी खतरा में था, फिर वो भारत की तरफ देख रहा है, मोदी की तरफ देख rहा है। अचानक उसको ये ख्याल आया कि मोदी का फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है। खान साहब का फॉरेन पॉलिसी हैज बीन टोटली कंफ्यूज्ड। आप सीपैक को उठा के देखें, सीपैक एक ऐसा पॉलिसी है जो कि माजी के एक ऐसा हमारा एक सिचुएशन था कि जो भी हुकूमत आता था हम दूसरा का मंसूबा बंद होता था। लेकिन हमने एक अच्छा रवायत शुरू किया कि अगर पीपल्स पार्टी ने सीपैक शुरू किया तो मियां साहब की हुकूमत ने उसके आगे लेके चला। मगर खान साहब ने पहले अपना धरना में चाइना का सदर को नहीं आने दिया उसके धरना की वजह से। फिर जैसे ही उसकी हुकूमत आता है, उसके 2 वजीर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू करवाते हैं सीपैक के खिलाफ, और वो करप्शन कह के सीपैक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपना पालतू नैब की वजह से सीपैक में जो बिजनेसमैन पहले इन्वेस्ट करते थे और जो चाइना का ए लेवल कंपनीज इन्वेस्ट करते थे, आज आपका सी डी लेवल कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और सीपैक स्लो होता चला रहा। इमरान ने बातें तो बड़े बड़े किए लेकिन काम कुछ नहीं किया है। इमरान ने अमेरिका के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ट्रंप का तो मिनी ट्रंप बन गया, जाके वहां मजा लेता था, बहुत खुश होता था, इधर ट्रंप से एक हाथ मिला के वापस आता था कि मैंने फिर से कौम के लिए नया वर्ल्ड कप जीत लिया। एक वर्ल्ड कप था, दूसरा था उसका मिलना ट्रंप के साथ। और जब नया सदर मुंतखब हुआ और उसको फोन कॉल कर आना ही बंद हो गया तो उसको बड़ा बुरा लग गया। बुरा सो लगा होगा आपको, इसका ये नहीं मतलब कि आपका जान खतरा में है और आपको कोई धमकी मिला है। इसने अमेरिका को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया गया अफगानिस्तान में पिछले 2-3 साल। अमेरिका को खुश रखने के लिए इसने अपना हर कदम उठाया। इसने वो अभी कहता है मैं किसी के फोन कॉल पे धमकी, मुझे याद नहीं है कि किसका फोन कॉल, लेकिन इसने काफी फॉरेन ट्रिप्स आखिरी वक्त पे कैंसिल किया है फोन कॉल्स की वजह से। इसका सबसे कमजोर और सबसे कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी अगर किसी का दौर में रहा है वो इमरान साहब का दौर में रहा है। और जो इक्का दुक्का रहता है उसको भी वो खराब करने के लिए तैयार है अपना कुर्सी बचाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि क्या होता है अपना अवाम के लिए खड़ा होना, आपका मुल्क के लिए खड़ा होना, अपना मुफाद के लिए खड़ा होना। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये फैसला ना सिर्फ लिया गया मगर इस फैसला पे अमल किया गया कि हम चीन को वार्म वाटर्स तक एक्सेस दिलवाएंगे, सी पैक बना के रहेंगे, तो वो आपके अवाम के मुफाद में खड़े होने के बाद था और दुनिया के कुव्वतों और प्रेशर्स को जवाब देने की मौका। जब पाकिस्तान में ये तय हुआ कि हम कम वक्त में ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनाएंगे, सैंक्शंस बाहर में जाए, हमारा मुल्क के लिए, हर आवाम के लिए सैंक्शंस का हमारा फिक्र नहीं है, हमारा इनका गैस ना होने का फिक्र है, तो वो अपना कौम के मुफाद के खड़े होने की बात की। जब सलाला पे अमेरिका और नेटो की वजह से हमारे जवान शहीद हुए और पहली बार, इससे पहले नहीं और इमरान में तो ये दम भी नहीं कि पार्लियामान खड़ा हुआ, सदर पाकिस्तान खड़ा हुआ। इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहना तो बहुत ही आसान है। दुनिया के आंखों में आंखें डालकर कहना
कि आप जब तक मुल्क से माफी ना मांगे, जब तक आप पाकिस्तान के अवाम से माफी ना मांगे, तो हम आपका नेटो सप्लाई लाइंस बंद रखेंगे। वो होता है। और उस वक्त का आप केबल्स अगर देखते तो आप परेशान हो जाते, मगर यही वजह है कि केबल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको याद नहीं है एक जमाने में बड़ा एक जोर था पूरी दुनिया में, अरब स्प्रिंग अरब स्प्रिंग अरब स्प्रिंग, और सब उसके पीछे चले। पाकिस्तान में जो प्रेशर था, हम पे जो प्रेशर था, सदर जरदारी पे, हमारा फॉरेन ऑफिस से, हमारे रियासत पे जो प्रेशर था कि हम उस अरब स्प्रिंग का हिस्सा बने, वो आप सोच नहीं सकते हो। उस वक्त तो मुस्लिम दुनिया के लोग भी हम पे प्रेशर डाल रहे थे, अमेरिका के सदर भी प्रेशर डाल रहे थे, और हमने कहीं किसी फोटो ऑप के लिए खड़ा नहीं होना था। यूएन में वोटिंग हो रहा था और पाकिस्तान का सवाल था कि पाकिस्तान क्या सीरिया की जंग में वोट देंगे, अरब स्प्रिंग का हिस्सा बनेंगे। तब हमने कहा हम न्यूट्रल होंगे, और हमने न्यूट्रल रह के दिखाया। उस वक्त का अमेरिका का सदर जरदारी को कहता था कि you're on the wrong side of history, और सदर जरदारी कहता था कि तारीख तो बाद में लिखा जाएगा, मैं अपना अवाम के साथ खड़ा हूं।